इस वीडियो में हम जेआरबी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मॉड्यूल डी आईएएफएस का जो कि पेंशन प्रोडक्ट है जिसमें हम ईपीएफ पीपीएफ एनपीएस इन स्कीम्स के बारे में बात करेंगे एंड जो जनरल प्लानिंग है फॉर द पेंशन उसके बारे में बात करेंगे। सो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करें एंड अगर आपको आईएएफएस का कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, सो अगर पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको सिंपली लिखना है जेएआईबी अपडेट्स और उसे व्हाट्सएप कर देना है टू द नंबर 8360944207 के ऊपर। तो सिंपली लिखेगा JAIIB अपडेट्स और उसे व्हाट्सएप कर दीजिए नंबर के ऊपर विच इज 8360944207 एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स विद यू। चलिए आज का सेशन करते हैं जल्दी से स्टार्ट। तो सबसे पहले है कि पेंशन होती क्या है। एक आपको मंथली इनकम मिलती है, एक फिक्स्ड अमाउंट आपको हर एक महीने मिलता है आपके अनप्रोडक्टिव ईयर्स के दौरान, यानी कि जब आपका रिटायरमेंट हो जाता है उसके बाद आपको अमाउंट मिलता है। उसी को हम क्या कहते हैं, वी से इट टू बी पेंशन। उसी को पेंशन के नाम से जाना जाता है। अब क्या स्टेजेस होती हैं पेंशन ऑपरेशन को लेकर के, लेट्स हैव अ लुक एट इट। पहली होती है एक्यूमुलेशन स्टेज। एक्यूमुलेशन स्टेज के दौरान क्या होता है कि आप कंट्रीब्यूशन जमा करते हो। लेट्स से आप 5,000 रुपये महीने का जमा कर रहे हो और 5,000 रुपये महीने का एक पर्टिकुलर तय सीमा तक, एज लिमिट तक आप जमा करते रहोगे और उसके बाद आपको कहा जाता है कि 60 साल की उम्र होते ही आपको एक मंथली अमाउंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्टेज में आप पैसे जमा करते हो, डिपॉजिट कर रहे हो, एक्यूमुलेट कर रहे हो, वो होती है एक्यूमुलेशन स्टेज। इसमें रेगुलर कंट्रीब्यूशन आप करते हो अंटिल द रिटायरमेंट एज, राइट। आप अपना एक कॉर्पस रेडी करते हो कंसिस्टेंट सेविंग के साथ। और फिर एक होती है वेस्टिंग स्टेज, जिसमें अब आपको एक स्टेडी इनकम फ्लो मिलना स्टार्ट हो जाता है, बेनिफिट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं जो आपको रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए बेनिफिट मिलेंगे। देन लेट्स टॉक अबाउट द कोर फंक्शंस ऑफ द पेंशन प्रोडक्ट। सबसे पहली चीज है कलेक्शन से रिलेटेड, यानी कि रिलायबल गैदरिंग ऑफ द कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो जो भी आपकी कंट्रीब्यूशंस हैं, टैक्सेस है, रिसीट है, उसको सभी को कलेक्ट किया जाएगा और आपको एक्यूरेट मंथली बेसिस के ऊपर पेमेंट मिलेगी। एंड जो पेंशन फंड्स होते हैं उनको प्रॉपरली इन्वेस्ट भी फर्दर किया जाता है। दोज आर पर्टिकुलर फर्दर इन्वेस्टेड प्रॉपरली। लेट्स से आप एनपीएस में पैसा जमा करवा रहे हो। अब एनपीएस क्या करता है, आप अकेले होल्डर नहीं हो, ठीक है, पेंशन होल्डर नहीं हो, मल्टीपल होल्डर्स आर देयर। अब वो पैसा एनपीएस फंड्स में जा रहा है और ये पैसा जो है दिस विल बी मैनेज्ड एंड विल बी इन्वेस्टेड इनटू मल्टीपल स्ट्रीम्स, ताकि इसके ऊपर रिटर्न भी मिल पाए आपको। तो प्रोडक्टिव मैनेजमेंट करनी होती है पेंशन फंड एसेट्स की एंड प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग करनी होती है कि कितने पैसे आ गए, कितने पैसे चले गए, सारी रिकॉर्ड कीपिंग होती है एंड रिपोर्टिंग होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उस हिसाब से तैयार की जाती हैं कि भाई यहाँ पर इतना पैसा लगा था, इतना बेनिफिट हुआ, यहाँ पर इतना पैसा लगा था, इतना रिटर्न मिला एंड एवरीथिंग विल बी कैप्चर्ड एंड रिपोर्टेड अकॉर्डिंगली। ठीक है, देन इट्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम, यानी कि हम ईपीएफ के बारे में बात करने वाले हैं। सो ईपीएफ को एक्चुअल में मैनेज किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है बाय द ईपीएफओ, right? So what is EPFO? This is Employees Provident Fund Organization and this is under the Ministry of Labor and Employment. इस स्कीम को एक्चुअल में लेकर के आया गया था 1952 में। 1952 में स्कीम आई थी, right? And under the Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. एंड ईपीएफओ जो है वो और रिलेटेड स्कीम्स को भी एडमिनिस्टर करता है, जैसे एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम को, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम को, ईडीएलआई जिसको कहते हैं, राइट। अब इस स्कीम के लिए कौन पर्सन एलिजिबल होता है? सो ईपीएफ उन एस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर लागू होगा, लाइक फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, वर्क प्लेसेस के ऊपर लागू होगा जो एक्ट के तहत बताए गए हैं। एंड जब आप एक ऐसी स्टैब्लिशमेंट को ज्वाइन कर लेते हो, ऐसी फैक्ट्री, ऐसे ऑफिस को ज्वाइन कर लेते हो, आप इंप्लॉय बन जाते हो, ईपीएफ मेंबर बन जाते हो फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, राइट। एंड कुछ एक चीज के ऊपर एग्जामिशन भी है, कुछ एक लाइक फर्म्स है उनके ऊपर एग्जामिशन भी रहता है। और ये कामकाज कैसे करता है, सब चीजों के बारे में इन डिटेल समझेंगे। सो ईपीएफ काम कैसे करता है? सो ईपीएफ स्कीम के तहत क्या होता है कि जो इंप्लॉयज है और जो इंप्लॉयर है दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एक बहुत ही जनरल सा रूल है कि बेसिक सैलरी प्लस जो आपको डीए मिलता है, यानी कि डियरनेस अलाउंस मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है, उसका 12% कंट्रीब्यूट किया जाता है इंप्लॉय के द्वारा भी एंड एम्प्लॉयर भी उतना ही कंट्रीब्यूशन करता है। जैसे मान लो एक पर्सन का एक बेसिक अमाउंट है 10,000 रुपए और उसको डियरनेस अलाउंस मिलता है मान लो 5,000 रुपए, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 15,000 रुपए बन गया। तो 15,000 का 12% जो होगा वो अमाउंट दिया जाएगा, पे किया जाएगा बाय द एम्प्लॉय एज वेल एज बाय द एम्प्लॉयर।
राइट। एंड जो एम्प्लॉयर का 12% का पोर्शन है उसमें से एक पोर्शन डाइवर्ट कर दिया जाएगा टुवर्ड द ईपीएस, एंड जो बाकी का अमाउंट होगा वो ईपीएफ में डाल दिया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन ईडीएलआई में डाल दिया जाएगा। दैट्स अबाउट द ईपीएफ, राइट। तो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो तो पूरा का पूरा ईपीएफ अकाउंट में जाता है, लेकिन एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसका 8.33% जाता है ईपीएफ में, ठीक है। एंड फिर जो पैसा अब यहां पर ईपीएफ में डाला जाएगा उस अकाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, यानी कि यू डू अर्न इंटरेस्ट ओवर द पर्टिकुलर अमाउंट, एंड आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाता है रिटायरमेंट के ऊपर कंट्रीब्यूशन के तहत, आपका जो भी कंट्रीब्यूशन की थी वो भी, एंड जो आपने इंटरेस्ट अर्न किया उसके ऊपर वो भी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की फीचर्स ऑफ द ईपीएफ। क्या क्या बेनिफिट है? सबसे पहली तो चीज है कि रिटायरमेंट आपकी सेविंग है, लॉन्ग टर्म के लिए सेविंग कर रहे हो ना, सो आपका कॉर्पस अमाउंट जो आपने जमा किया है वो रिटायरमेंट के बाद आपको एक बेनिफिट मिलता है, जैसे ईपीएफ, ईपीएस, ईडीएलआई, ये बेसिकली आपकी सेविंग हो रही है ना, पूरी की पूरी आपका बेनिफिट हो रहा है, राइट। तो आपकी रिटायरमेंट होगी, रेजिग्नेशन किया या कुछ कंडीशंस को फुलफिल कर लिया तो आपको पैसा मिल जाता है, एंड दिस इज बीइंग मैनेज्ड बाय द ईपीएफओ। ये ईपीएफओ के द्वारा मैनेज किया जाता है। इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। अगर आप चाहो तो स्पेसिफिक रीजंस, जैसे मान लो कि कोई टर्मिनल इलनेस है या एजुकेशन के पर्पस के लिए घर का आपने कंस्ट्रक्शन करना है, मैरिज फंक्शन के लिए पार्शियल विड्रॉल भी ले सकते हो, एंड पोर्टेबिलिटी भी अवेलेबल है, यानी कि यूएएन, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के साथ आप इसको पोर्ट भी कर सकते हो फ्रॉम वन एम्प्लॉयर टू अनदर एम्प्लॉयर, एंड इसका वाइड कवरेज है, ये उन एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लागू हो जाता है वेयर द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर 20 और मोर, यानी कि अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 20 या उससे ज्यादा है तो वहां पर ईपीएफ जो होगा वो लागू हो सकता है। देन इट्स अबाउट द यूएएन। अब यूएएन क्या होता है? यूएएन इज अ यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। अब ईपीएफओ के द्वारा एक नंबर इशू किया जाता है, अलॉट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ये 12 डिजिट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो हर एक एम्प्लॉय को इशू किया जाता है, जो कि कवर्ड है ईपीएफ के अंदर। सो 1 यूएन पर एम्प्लॉय एक पूरी की पूरी लाइफ के दौरान सेम रहता है। अगर इवन आप जॉब भी चेंज करते हो तो भी आपका यूएएन चेंज नहीं होता। न्यू एम्प्लॉयर सिर्फ आपको एक मेंबर आईडी अलॉट कर देता है जो कि सेम यूएन के साथ लिंक हो जाएगी, राइट। एंड इससे आप पीएफ ट्रांसफर कर सकते हो, इजीली प्रोविडेंट फंड को ट्रांसफर कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, केवाईसी कर सकते हो, बैलेंसेस को ट्रैक कर सकते हो, राइट। सो दैट इज द फंडा रिलेटेड टू द यूएन। सो पोर्टेबिलिटी रह जाती है, एक जॉब से दूसरी जॉब में जाना है, एंड फर्दर ये कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द प्रोफेशनल करियर, एंड फर्दर काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड एक्सेस मिल जाता है आपको ईपीएफ रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के साथ रिलेटेड और इंक्वायरीज के साथ रिलेटेड, ठीक है चीज। अब यूएन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक लाइफ टाइम आपका पीएफ आइडेंटिटी है, इजीली पीएफ ट्रांसफर में हेल्प करता है, और ट्रांसपेरेंसी को लेकर के भी काफी बढ़िया है, क्योंकि आप इससे पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हो, मंथली कंट्रीब्यूशंस देख सकते हो, पासबुक अपना निकाल सकते हो, क्लेम स्टेटस देख सकते हो, और आप ऑनलाइन अपना विड्रॉल भी काफी ज्यादा फास्टर वे में प्रोसेस कर सकते हो इफ यू आर हैविंग द यूएन, राइट। और इससे फ्रॉड के चांसेस भी आपके काफी कम बनते हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट एम्प्लॉयर होता है वो यूएन को जनरेट करता है। एम्प्लॉयर आपको रजिस्टर करेगा ईपीएफओ पोर्टल के ऊपर, और ईपीएफओ पोर्टल आपको अलॉट कर देगा यूएएन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, राइट। ये सिंपल सा फंडा रहता है, ठीक है जी। नाउ लेट्स मूव फर्दर, इट्स अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द ईपीएफ, यानी कि जो ईपीएफ है इसके क्या बेनिफिट है। आपको हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है, 8 to 9% का आप एनुअल इंटरेस्ट अर्न करते हैं, एंड विच इज वेरी मच कम्पिटिटिव, राइट। यानी कि जो भी कॉर्पस आपके पास है उसके ऊपर आप 8 से 9% का इंटरेस्ट अर्न करते हो। इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन किया जाता है ईपीएफओ के द्वारा, जो टिपिकली 8 to 9% के बीच में वेरी करता है। And further there is a triple tax exemption in case of the ईपीएफओ। सो जो भी इन्वेस्टमेंट की गई है, कंट्रीब्यूशन जो है उनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं पड़ता है। सो इट बेसिकली बिलोंग्स टू ई कैटेगरी, एग्जेम्पशन 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 कैटेगरी। जो इंटरेस्ट आप अर्न करते हो, अक्रूड इंटरेस्ट है, उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है, और मैच्योरिटी के ऊपर जो आपको अमाउंट मिलता है उसके ऊपर भी कोई टैक्स आपको नहीं पड़ता है। सो जो आपका ईपीएफ है दैट फॉल्स अंडर द ई कैटेगरी, यानी कि एग्जेम्प्ट 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 कैटेगरी, राइट। देन आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू अब टैक्स कंसीडरेशन जो है उसको समझना जरूरी है।
यानी कि अगर आप अर्ली विथड्रॉ करते हो, अगर 5 साल से पहले आपकी कंटिन्यूअस सर्विस है और आप अर्ली विथड्रॉ करते हो, तो उसके केस में आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी टैक्स में, राइट? आपके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होगा। सो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली, अगर आप अपने आप को टैक्स से बचाना चाहते हो। देन फर्दर इट्स रिलेटेड टू एडिशनल बेनिफिट्स क्या है ईपीएफ को लेकर के। रिस्क काफी कम है क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड है, एंड लाइफ इंश्योरेंस भी मिलता है। लाइक इन केस अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो कॉर्पस ट्रांसफर कर दिया जाता है टू द फैमिली ऑफ द डिजीज्ड एम्प्लॉय। सो ये एक इसके सरप्लस एडिशनल बेनिफिट्स हम कह सकते हैं जो अवेलेबल हैं। नो, एग्जेम्प्टेड फंड्स यानी कि जो एक ऑल्टरनेटिव है टू द ईपीएफओ, उसके बारे में समझते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड दीज नाउ, राइट? सो एग्जेम्प्टेड फंड्स क्या होते हैं? यानी कि जिनको इस्टेब्लिश किया गया है बाय द इंडिपेंडेंट ट्रस्ट, ठीक है? इंडिपेंडेंट ट्रस्ट की तरह इनको इस्टेब्लिश किया गया है, और ये सब्स्टिट्यूट है ईपीएफओ प्लान का। यानी कि अगर आप ईपीएफओ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो आप इन इंडिपेंडेंट ट्रस्ट में पैसा लगा सकते हो। जस्ट लाइक कि आप पैसा लगा दो और ये पैसा कहीं और लगाएंगे और आपको रिटर्न मिलता रहेगा। तो उस तरह से ये कामकाज करते हैं। एंड दीज आर गवर्न्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय ट्रस्टी, राइट? तो उनके जो ट्रस्टी होते हैं ना, वो उसको बेसिकली मैनेज करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं ना, काइंड ऑफ दैट। लेकिन टैक्स बेनिफिट भी होते हैं, यानी कि जो कंट्रीब्यूशंस होती हैं वो टैक्स डिडक्टेबल होती हैं, राइट? और इन्वेस्टमेंट इनकम जो होती है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होती है। एंड सेम कंट्रीब्यूशन लेवल होता है जैसे ईपीएफओ में होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने जितना अमाउंट दिया सैलरी का, उसका 12% है, और एम्प्लॉयर का भी 12% जाएगा, और इसमें से 8.33% जाएगा ईपीएफ की तरफ, बाकी जो है वो जाएगा लाइक ईपीएस में जाएगा या ईडीएलआई में जाएगा, राइट? दैट्स अकॉर्डिंगली उसकी जो कंट्रीब्यूशन होगी सेम वे में होती है। फर्दर इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट कंडीशंस फॉर एग्जेम्प्टेड फंड्स क्या रहती हैं कि 25% मैंडेटरी एलोकेशन है, कि 25% कम से कम पैसा जो इन एग्जेम्प्टेड फंड्स का होगा वो लगेगा टुवर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स। सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड में 25% पैसा लगेगा, स्टेट बॉन्ड्स में और पब्लिक सेक्टर एंटिटीज में 15% पैसा लगेगा, और 30% जो पैसा है जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या पीएससीज हैं, वो उनमें पैसा लगेगा, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में पैसा लगेगा। तो ये बेसिकली मैंडेटरी कंडीशन है, इन्वेस्टमेंट कंडीशन है, कि उनको जो भी पैसा आएगा, जो भी कॉर्पस रेडी होगा, लेट्स से इनके पास 100 रुपीज का कॉर्पस है, तो 25 पे जाएंगे इनके सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, और 15 पे जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड में, और 30 पे जाएंगे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, एंटिटीज में, राइट? तो ये पैसा इस तरह से इनको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। After that, it's about the EPFO, that is a Employees Provident Fund Organization. तो अभी तक मैं आपको ये तो बता ही चुका हूँ कि ईपीएफ को मैनेज करता है ईपीएफओ। सो मेन पर्पस क्या है कि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है टू द वर्कर्स हु आर इन इंडिया, एंड इसे लेकर के आया गया था 1952 में अंडर द प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट में आया था। एंड गवर्नेंस किसके अंदर है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है, ठीक है? फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म किए जाते हैं? अगर जैसे मान लो एक्ट जो है उसके जो प्रोविजंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है, एनफोर्स करना है पैन इंडिया लेवल के ऊपर, एंड जो भी इंडिविजुअल मेंबर अकाउंट्स हैं उनको मैनेज करने का काम, मेंटेन करने का काम, क्लेम्स को सेटल करने का काम, फंड्स को इन्वेस्ट करने का काम, एंड जब आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी पेंशन करने का काम, और जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको अपडेट करने का काम सारा का सारा ईपीएफओ के पास है। Like now we'll be learning about the Public Provident Fund, that is a PPF scheme. सो पीपीएफ दैट इज अ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये एक लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सेविंग्स प्लान है, और एक एक्ट आया था दैट इज द पीपीएफ एक्ट, और ये एक्ट आया था 1968 में, राइट? उसके अंदर इसको लेकर आया गया था। एंड फॉर द काफी सेफ है, ये रिस्क फ्री है, गवर्नमेंट गारंटीड स्कीम है, एंड ये बेसिकली डिजाइन की गई है फॉर द रिटायरमेंट सेविंग्स, राइट? इंडिविजुअल की रिटायरमेंट सेविंग के लिए ये डिजाइन की गई है। एंड जो पर्सन इंडियन रेजिडेंट है सिर्फ वो पर्सन इस पीपीएफ अकाउंट को ओपन कर सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, लॉन्च किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द एनएसआई, दैट इज अ नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट, एंड लॉक इन पीरियड यहाँ पर 15 साल का है, और आप बाद में इसको एक्सटेंड कर सकते हो 5 साल के दौर के लिए, हर एक 5 साल के लिए इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हो। एंड मिनिमम आपको 500 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पर ईयर आप 1.5 लाख की कर सकते हो। एंड एक पर्सन सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकता है। माइनर्स भी पीपीएफ अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेट करेंगे गार्डियन, और एनआरआई अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ,
अगर आपने पहले अकाउंट ओपन किया था, आप तब रेजिडेंट थे और उसके बाद आप बन गए एनआरआई, उसके केस में आप कंटिन्यू कर सकते हो अपने अकाउंट को टिल द मैच्योरिटी ऑफ 15 इयर्स, लेकिन उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। इवन एचयूएफ भी पीपीएफ अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो कौन ओपन कर सकता है? इंडियन सिटीजन ओपन कर सकता है, एक पर्सन एक ही अकाउंट ओपन कर सकता है, इवन माइनर भी अकाउंट को ओपन कर सकता है, एनआरआई ओपन नहीं कर सकते, एचयूएफ अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते। और कहां पर अकाउंट ओपन कर सकते हो? जितने भी पोस्ट ऑफिस है वहां कर सकते हो, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कर सकते हो, एंड जो सिलेक्टेड प्राइवेट बैंक्स है जिनको ऑथराइज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, वहां पर भी अकाउंट को ओपन किया जा सकता है। मिनिमम एंड सेविंग का मैंने आपको बता ही दिया, मिनिमम होता है 500 रुपए एक साल का, और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए आप साल का जमा करवा सकते हो। और आप कितनी भी बार इस पीपीएफ अकाउंट में पैसे जमा करवा सकते हो, आप कैश के थ्रू, चेक के थ्रू, ऑनलाइन ट्रांसफर के थ्रू पैसे जमा करवा सकते हो। एंड अभी के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 7.1% पर एनम है, लेकिन ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। एंड गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को हर एक क्वार्टर में रिवाइज करती है, और इंटरेस्ट जो होता है वो 5 तारीख से लेकर के 30 तारीख का जो लोएस्ट बैलेंस होता है उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि 5 से लेकर के 30 तारीख तक का जो भी लोएस्ट आपका बैलेंस रहा होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन की जाती है, राइट। तो पीपीएफ का टेन्योर होता है 15 साल का, लेकिन आप इसको 5 साल के ब्लॉक्स में आगे बढ़ा सकते हो, एंड इनडेफिनेटली इसको 5 साल के ब्लॉक के लिए आप आगे बढ़ा सकते हो। और पीपीएफ टैक्स फ्री होता है, ये ट्रिपल ई कैटेगरी में आता है। जैसे ईपीएफ ट्रिपल ई कैटेगरी में ना, एग्जाम्प्ट 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 कैटेगरी में है, यानी कि जो कंट्रीब्यूशन है वो भी टैक्स फ्री है, अगर इंटरेस्ट अर्न करते हो वो भी टैक्स फ्री है, अगर मैच्योरिटी होती है वो भी टैक्स फ्री है। अब बात करते हैं इसके पीपीएफ के विड्रॉल रूल्स के बारे में, यानी कि 15 साल के बाद आप पूरा का पूरा पैसा निकाल सकते हो, एंड जो भी पैसा निकालोगे वो टैक्स फ्री रहेगा। और 5 साल के बाद भी अगर आप 5 साल कंप्लीट कर लेते हो पीपीएफ में तो आप पेमेंट निकाल सकते हो, लेकिन साल में सिर्फ एक बार पैसा निकाल सकते हो, और मैक्सिमम जो विड्रॉल कर पाओगे वो 50% ऑफ द बैलेंस ही निकाल सकते हो। और क्या आपको लोन मिल सकता है पीपीएफ के अगेंस्ट? यस, आपको आपके थर्ड से लेकर के सिक्स्थ ईयर तक आपको लोन मिल सकता है, और जो लोन अमाउंट होगा वो आपके बैलेंस का 25% तक आ सकता है। यानी कि एंड ऑफ द सेकेंड ईयर के ऊपर आपका जो बैलेंस रहा होगा उसका 25% आपको लोन अमाउंट मिल सकता है, एंड जो इंटरेस्ट रेट पीपीएफ के ऊपर आपको मिलेगा उससे 1% ज्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस रहती हैं। प्री मेच्योर क्लोजर अलाउड है क्या? यस, अलाउड है, लेकिन सिर्फ 5 साल के बाद, अगर कोई स्पेसिफिक रीजन है, सीरियस इलनेस है, हायर एजुकेशन के लिए चाहिए, रेजिडेंशियल स्टेटस आपका चेंज हो चुका है, या फिर गवर्नमेंट परमिटेड एक्सेप्शनल केसेस हैं, तो उस केस में आप निकाल सकते हो 5 साल के बाद, प्री मेच्योर क्लोजर कर सकते हो पीपीएफ अकाउंट का। और इंटरेस्ट जो रिकैलकुलेट किया जाएगा वो 1% कम रेट पर किया जाएगा फॉर ऑल द ईयर्स, यानी कि जितना भी इंटरेस्ट आपने अर्न किया सारा का सारा इंटरेस्ट खत्म कर दिया जाएगा, और 1% कम करके पूरा का पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा सभी सालों के लिए, और फिर क्लोजर अमाउंट आपको मिलेगा। ठीक है जी। अभी हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू एनपीएस, ठीक है, यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में, जो कि गवर्नमेंट इनिशिएटेड रिटायरमेंट सोल्यूशन है उसके बारे में, बट दैट विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और कंप्लीट पीडीएफ आपको चाहिए तो सिंपली लिखो JAIIB अपडेट्स और उसे व्हाट्सएप कर दीजिए याद से टू द नंबर 8360944207, and I'll be sharing all the details with you. Thank you so much and see you again in the next video. Happy learning.